हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइटोसिस। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन का दूसरा टाइप जिसका नाम है मियोसिस। माइटोसिस क्या करता था? माइटोसिस हमारे बॉडी सेल्स को डिवाइड करता था, बट सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो डिवीजन नहीं करता था। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिवीजन कौन करेगा? हमारा मियोसिस करेगा। जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिवीजन करता है, वहां पर ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स में स्पर्म और ओवम आते हैं, जिसको एग भी बोलते हैं। स्पर्म्स इन द मेल और एग इन द फीमेल। ये कौन प्रोड्यूस करेगा? ये कैसे प्रोड्यूस होगा? किसके डिवीजन से प्रोड्यूस होगा? हमारे मियोसिस से होगा। अब मियोसिस इनको कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे इनका सेल डिवीजन होता है, वो देखते हैं। प्रोड्यूस करना इट्स नॉट आई थिंक राइट वर्ड, बट हम बोल सकते हैं कि मियोसिस कैसे डिवीजन करता है वो हम देखते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास ये समझो, हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो ऐसे रहते हैं। वो किस में रहते हैं? पैर में रहते हैं। तो जैसे ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये तीसरा क्रोमोसोम हो गया। ऐसे हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है। अब जब सेल डिवीजन का टाइम आया तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये रेप्लिकेट करते हैं, अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं। तो ये जो वाइट वाला है, इससे जो मैं बना रही हूँ, ये क्या बन गए? इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। अब क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम्स है, ये इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं, अब ये डिवाइड होंगे। तो कैसे होंगे? चलो डायग्राम देखते हैं। तो ये वाला फेज क्या है? हमारा इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है वो सेल डिवीजन का पहला वाला फेज होता है। इसके अंदर जो सेल होता है वो प्रिपरेशन करता है, जो भी सामान उसको सेल डिवीजन के लिए चाहिए उनको प्रिपेयर करेगा। जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, वो इस इंटरफेस के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो दिस इज व्हाट, यहाँ से क्या होता है? इंटरफेस आता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या होता है? इंटरफेस से आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेस हो गया, इंटरफेस में ये सिचुएशन थी। अब हमारा प्रोफेस आएगा। तो लास्ट क्लास में भी हमने यही देखा था कि प्रोफेस में क्या होगा? ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, ये क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कंडेंस्ड हो जाएंगे। कंडेंस्ड होना मतलब मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। ठीक है, और इनके ऊपर ये जो पार्ट देख रहे हो, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो डेवलप हो गई। क्या हो गई? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो डेवलप हो गए। अगर दूसरे कलर से बनाओ तो मैं यहाँ पे से वाइट से थोड़ा सा बॉर्डर कर देती हूँ कि ये क्या है? हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, जो ऊपर आ गई है। अब क्या होगा? और दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर? ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल दोनों ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, ये हमारा प्रोफेस में हो गया। अब प्रोफेस के बाद में मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है? जो हमारे ये क्रोमोसोम्स है, ये एक अलाइन में आ जाते हैं। किस में आते हैं? लाइन में आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम थे, टोटल कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे। तो 40 के 46 क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो गए थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स है? यहाँ पर भी सेम हमारे 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये इसको 1 2 3 ऐसे पूरे टोटल कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स है। बट अब ये अरेंज कैसे होंगे? इसके अंदर दो मेटासेंट्रिक प्लेट बनती है। कितनी बनती है? दो। जैसे ये एक ऐसे ऊपर बनेगी और एक ऐसे नीचे बनेगी। तो अब जब ऊपर नीचे दोनों जगह मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी तो क्रोमोसोम्स कैसे डिवाइड हुए? ऊपर 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और नीचे भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, बट माइटोसिस में क्या हुआ था? माइटोसिस में सिर्फ एक अलाइन हुई थी जिसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स आ गए थे। और अब मियोसिस में क्या हो रहा है? मियोसिस में दो लाइन बन रही है, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों में कितने कितने? 23 क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ये किस में हुआ? ये देखो, हमारा ये मेटासेंट्रिक प्लेट बना हुआ है इधर, एक ये रहा, एक ही रहा। ठीक है, ये दो मेटासेंट्रिक प्लेट बन गए हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर से क्या निकलता है? सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर अटैच होते हैं? ये हमारा सेंट्रोमियर होता है बीच में। तो इस सेंट्रोमियर से हमारे क्या अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं।
ठीक है, ये हुआ हमारा मेटाफेज में। अब मेटाफेज के बाद में क्या आता है, एनाफेज आता है। तो एनाफेज में क्या होगा, ये जो हमारे सेंट्रोमियर्स है, इनके जो स्पिंडल फाइबर्स निकल के जिन्होंने सेंट्रोमियर को पकड़ के रखा था, सॉरी ये हमारे जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर निकल के सेंट्रोमियर को पकड़ के रखा था, वो अब क्या करेंगे, एक उसको पुल करेंगे, एक दूसरे एक इस साइड खींचेगा, एक इस साइड खींचेगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रियोल है वो इस साइड खींचेगा, ये जो सेंट्रियोल है वो इस साइड खींचेगा। जब हमने क्या पढ़ा था, माइटोसिस पढ़ा था, तो उसमें क्या था, उसमें दोनों साइड से दोनों साइड से सेंट्रियोल अटैच हो रहे थे एक ही सेंट्रोमियर को। इस साइड से भी अटैच हो रहा था, इस साइड से भी अटैच हो रहा था, इस साइड से भी अटैच हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन हो गया था। बट ये वाला केस किस में था, ये वाला केस हमारा माइटोसिस में था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेंट्रियोल अटैच हो रहा है इन वालों को और एक सेंट्रियोल अटैच हो रहा है इन वालों को, तो यहाँ पे तो ब्रेकडाउन का केस आएगा ही नहीं। ये डायरेक्टली इसको इस साइड पुल कर लेंगे, 23 क्रोमोसोम्स को इस साइड पुल कर लेंगे, और ये वाला डायरेक्टली 23 क्रोमोसोम्स को इस साइड पुल कर लेगा। तो 23 क्रोमोसोम्स वाले एक न्यूक्लियस में और ये 23 क्रोमोसोम्स एक न्यूक्लियस में। तो वही हुआ, ये जो सेंट्रियोल था इसने 23 क्रोमोसोम्स को ऊपर पुल कर लिया, और ये वाला जो सेंट्रियोल था इसने 23 क्रोमोसोम्स को नीचे पुल कर लिया, और दोनों अलग अलग न्यूक्लियस में चले गए। देख रहे हो ना, ये वाला एक न्यूक्लियस बन गया, ये वाला दूसरा न्यूक्लियस बन गया, ऊपर वाले में 23, नीचे वाले में 23। अब क्या होगा टेलोफेज में, ये जो हमारा जो सेम एज ए माइटोसिस, ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये फिर से धीरे धीरे आने लगता है, डेवलप हो जाता है, और यहाँ से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी ऐसे इन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो दो सेल में, हम बोल सकते दो डॉटर सेल में डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पर एक डॉटर सेल बन गया, ये दूसरा डॉटर सेल बन गया। अब बताओ मेरे को कि दोनों में क्रोमोसोम्स कितने हैं, इसमें कितने हैं, 23 पेयर ऑफ ओनली 23 क्रोमोसोम्स। इधर कितने हैं, इधर भी 23 क्रोमोसोम्स है। तो अब यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स थे। तो कितना लिखा था हमने, 2n लिखा था। यहाँ पे जो डॉटर सेल बनी है उनके पास क्रोमोसोम्स कितने, उनके पास क्रोमोसोम्स 23 है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, n लिखा है। समझ आया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्रोमोसोम्स नंबर सीधे हाफ हो गए। ठीक है, क्या हुआ, क्रोमोसोम्स नंबर सीधे हाफ हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, विच इज सेम एज माइटोसिस। जो हमने लास्ट क्लास में माइटोसिस पढ़ा था वैसे ही सेम अब मियोसिस होगा। तो माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस क्या था, मेटासेंट्रिक प्लेट का था। उसमें जो मेटासेंट्रिक प्लेट थी वो एक बन रही थी, सारे क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम एक लाइन में। यहाँ मेटासेंट्रिक प्लेट दो बनती है, 23 ऊपर और 23 नीचे। इसकी वजह से हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधे हो गए। बट अब जो मियोसिस 2 है वो सेम एज माइटोसिस होता है, मतलब इसमें भी सिर्फ एक मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी। यहाँ पे मतलब ऐसे जो क्रोमोसोम ऐसे बनाती हूँ, ऐसा जो बनेंगे तो वो सारे एक मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी, और एक मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी मतलब ये इससे दो बनेंगे और इससे दो बनेंगे। ठीक है, तो एक से मेटासेंट्रिक प्लेट बनी मतलब क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होंगे, तो कितने आ जाएंगे, सबके पास n। अब क्या n/2 होगा, n का भी आधा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी। जो मियोसिस 2 है वो सेम एज माइटोसिस है, तो एक मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी। अगर एक मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी तो मतलब जितने इसमें कितने क्रोमोसोम्स थे, 23 क्रोमोसोम्स है, 23 के 23 क्रोमोसोम्स इधर अरेंज हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये हमारे क्रोमोसोम्स है, ये अरेंज हो गए। तो अब यहाँ से जो सेंट्रियोल आएगा, यहाँ से जो सेंट्रियोल आएगा वो आधों को ऊपर खींचेगा, यहाँ से जो सेंट्रियोल आएगा, ओके, यहाँ से जो सेंट्रियोल आएगा वो आधों को नीचे खींचेगा। तो ये वाले क्रोमोसोम्स को मिलकर एक सेल बन जाएंगे, ये वाले क्रोमोसोम्स मिलकर एक सेल बन जाएंगे। तो 23 के 23 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। गॉट इट। चलो अब हम इसका ऊपर का एक बार थियोरी पढ़ लेते हैं।
हाँ, सो मियोसिस में क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। यस, दो टाइप होते हैं, माइटोसिस और ये हो गया मियोसिस। डेट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूस गैमेट। यस, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो पूरी बॉडी में क्या होता है, उसमें माइटोसिस होता है, जिसको हम लोग स्टोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ओके, ये क्या करेगा, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा मेल में और एग प्रोड्यूस करेगा फीमेल में। बाद में इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। हमने यही देखा पेरेंट में 46 क्रोमोसोम से जो फर्दर जाकर आधे हो गए, जो हमारे यहाँ पर देखो 23 हो गए हैं, ठीक है, एन हो गया तो आधे क्रोमोसोम्स हो गए। तो इसीलिए इस सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन। जैसे डिप्लॉइड स्टेट इज कन्वर्टेड और चेंजेस टू द हैप्लॉइड स्टेट। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द 4 डॉटर सेल। एक ये अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार जो सेल है वो 2 बार डिवीजन फेज में जाता है, इसलिए इसमें 4 डॉटर सेल बनती है, ठीक है। इसलिए इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 बार होता है। लेकिन जो मियोसिस 2 है वो सेम एज माइटोसिस होता है, इसलिए उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम आ जाते हैं। फिर meiosis is important because gamete must have half the number of chromosome as compared to the body cells. This is called as haploid condition. अब meiosis जरूरी क्यों था, क्योंकि जो स्पर्म्स और ओवम होते हैं उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए, उसके अंदर हैप्लॉइड ही होना चाहिए। ओके, लेट टेक अस एग्जांपल ऑफ अस ओनली। हम कैसे बने, हम एक जाइगोट से बने, और वो जाइगोट कैसे बना, एक स्पर्म और एक ओवम से मिलकर बना। तो जब स्पर्म विच हैज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23 एंड द ओवम विच ऑल्सो हैज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23, जब उन दोनों 23 और 23 क्रोमोसोम्स ने फ्यूज किया तो क्या बना, एक जाइगोट बना, और वो जाइगोट क्या था, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज अस। तो इसीलिए गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गैमेट्स का सेल डिवीजन होने के लिए वहां पर मियोसिस होना कंपलसरी है, ताकि जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ स्टेट में आ जाए। Got it? When fertilization occurs, sperm and the egg fuses to form a zygote, which is a normal number of chromosome, which is 46 number of chromosome, which is called as diploid condition. In this way, meiosis help to maintain a constant chromosome number in a species across generation. इसकी वजह से हमारे पास एक constant number of chromosomes रहते हैं हर एक species के अंदर। Okay? ये डायग्राम हमने समझ लिया। पहले इंटरफेस के अंदर प्रोफेस 1, जिसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, और जो सेंट्रियोल्स है, ये जो सेंट्रियोल्स है ये अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। मेटाफेज में हमारी मेटासेंट्रिक प्लेट बनती है, एक इधर बनी हुई है और एक इधर बनी हुई है, और दोनों मेटासेंट्रिक प्लेट बनने के बाद में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो जाके सेंट्रोमियर को अटैच कर लेते हैं। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर्स जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रोमियर को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, और उससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग न्यूक्लियस में चले जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 2 डॉटर सेल बन गई। फिर मियोसिस 2 होगा, जो सेम माइटोसिस की तरह होता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और वैसे उसके बाद में हमें इससे भी जो एक न्यूक्लियस एक सेल बना है, इससे भी 2 अलग अलग डॉटर मिल जाएंगे, डॉटर सेल मिल जाएंगे, और इससे भी 2 अलग अलग डॉटर सेल मिल जाएंगे। क्लियर? चलो, इसके बाद में एक टॉपिक छोटा सा और है, वो देख लेते हैं, जिसका नाम है सेल्यूलर डिवीजन एंड कैंसर। अब बच्चों, जो हमारी सेल साइकिल होती है जिसके 2 पार्ट थे, इंटरफेस और सेल डिवीजन, ठीक है। तो मैंने बताया था इंटरफेस में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है, जिसके अंदर जो सेल होता है वो प्रिपेयर करता है। व्हाट दे प्रिपेयर द प्रोटीन्स, प्रिपेयर द सेल ऑर्गेनल्स, प्रिपेयर द डीएनए, सो सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेगा। अब उसने सही तरीके से प्रिपेयर किया है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा, ये चेक करते हैं सम चेक पॉइंट्स। वो देखते हैं कि सेल ने सही से प्रिपेयर किया है कि नहीं। अगर वो प्रिपेयर सही से नहीं किया है तो उस सेल को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, फर्दर डिवाइड करने नहीं देते। बट अगर वो उसने सही से प्रिपेयर किया है तो वो आगे आता है और फर्दर सेल डिवीजन के प्रोसेस में पार्ट लेता है, ठीक है। अब वॉट इफ द चेक पॉइंट्स, जिसको हम एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, जो उन प्रोटीन्स वगैरह को चेक करते हैं, जो डीएनए को चेक कर रहा है कि वो सही से बना है कि नहीं, वॉट इफ दैट सिक्योरिटी गार्ड, दैट चेक पॉइंट वो खराब हो जाए, तो उसको समझ में नहीं आए कि ये सही है कि गलत, तो क्या होगा, तो हमारे जो सेल है वो अब गलत तरीके से डिवाइड करेंगे। मतलब एक डीएनए बना, ठीक है, और चेक पॉइंट को नहीं पता चला कि वो गलत है या सही, और उसने आगे जाने दिया, और जो सेल है वो बन के तैयार हो गए। अब जो सेल बन के तैयार हो गए वो फर्दर सेम आगे और सेल बनाएगा, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। बट कंटिन्यूअस है, बट कंट्रोल्ड भी है, ओके।
तो अगर उसको नहीं पता चला और उसने उसको डिवाइड करने दिया, तो अब हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स आ गए हैं जिनका डीएनए खराब है। खराब डीएनए मतलब कुछ डीएनए में ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जो नहीं चाहिए था, म्यूटेंट आ चुका है, म्यूटेशन हो चुका है डीएनए का। ठीक है, तो वो डीएनए हमें नहीं चाहिए था, बट सेल के जो चेक पॉइंट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से सेल ने उसको अलाउ कर दिया और वो अब बन चुका है नया डॉटर सेल विद अ, हम बोल सकते हैं, डिफेक्टिव डीएनए और म्यूटेंट डीएनए, जिसकी वजह से वो बन गया। अब इससे क्या होगा, इससे वो अपने जिसमें भी ये हुआ है उसकी बॉडी में अब वो फटाफट फटाफट ग्रो करेगा। ठीक है, चेक पॉइंट्स काम नहीं कर रहे, चेक पॉइंट्स का मतलब कंट्रोल नहीं है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। देखो, सेल डिवाइड कब करेगा, जब आपकी बॉडी को नीड होगी नए सेल्स की। ठीक है, नए सेल्स की जैसे कहीं पे लग गई है तो रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए, कोई ओल्ड सेल्स है उनको रिप्लेसमेंट के लिए नए सेल्स चाहिए। ठीक है, कोई प्रोसेस के लिए नए सेल्स चाहिए। तो जब बॉडी को डिमांड होगी नए सेल्स की तभी तो नए सेल्स बनेंगे। बट अब चेक पॉइंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ज़रूरी है कि नहीं है, वो तो बस बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे सेल्स, हमारी जो बॉडी है उसमें ये जो सेल्स है वो एक मास की तरह डेवलप होने लग जाएंगे, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली डेवलप होने लग जाएंगे। और जब ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जिसमें चेक पॉइंट्स अच्छे से काम नहीं करते, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि भाई अभी सेल ग्रो करना है, मतलब सेल का डिवीजन करना है या नहीं करना है, फिर भी किए जाते हैं और डिफेक्टिव डीएनए या डिफेक्टिव प्रोटीन के सेल डिवीजन हो जाती हैं, तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन को हम लोग कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो कैंसर एक ऐसी ही डिजीज है जिसके अंदर सेल के जो चेक पॉइंट्स हैं वो काम नहीं करते हैं और जो सेल है वो कंटिन्यूसली स्पीडली एबरेंटली फटाफट डिवाइड करता रहता है। ठीक है, और डिवाइड करके एक मास जैसा बना लेता है। ठीक है, अब वो मास दो तरह के होते हैं, एक ऐसा मास जो सिर्फ स्टेबल रहता है, स्टेट रहता है, बट आजू बाजू किसी को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, स्प्रेड नहीं करता। बट दूसरे वाले में क्या करता है, उसको ज़्यादा ऐसा रहता है, तो वो क्या करता है, वो जाकर दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स है उनको डिस्टर्ब करता है। वो अपने ब्लड के थ्रू, लिम्फ जो होता है, जो ब्लड के ही रिलेटिव मान लो, एक तरह से पढ़ोगे आप लोग लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो लिम्फ के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें कैंसर्स होते हैं, मतलब कैंसर ही है ये दो टाइप का, जो एक तो स्प्रेड करता है, एक वो नहीं स्प्रेड करता। जो स्प्रेड नहीं करता उसको बेनिन बोलते हैं, जो स्प्रेड करता है उसको मैलिग्नेंट बोलते हैं। क्लियर, अब जो पढ़ा है उसको रीड करते हैं, चलो। तो सेल्यूलर डिवीजन इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रोथ, रिपेयर, डैमेज टिश्यू एंड रिप्लेसमेंट। यस, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, डिपेंड अपॉन द बॉडी, रिक्वायरमेंट अपॉन द बॉडी, वो ये काम होता है। ठीक है, दिस डिवीजन इज कंट्रोल्ड बाय द सेल साइकिल सो दैट द सेल डिवाइड्स ओनली व्हेन नीडेड। देखा, जब चाहिए तभी सेल डिवीजन होगा। द बॉडी हैज अ कंट्रोल सिस्टम, जिनको हम चेक पॉइंट्स बोलते हैं। ये एक तरह से क्या होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, डेट एंश्योर दैट डीएनए इज कॉपीड करेक्टली, एबनॉर्मल सेल्स डू नॉट कीप डिवाइडिंग। उसका काम क्या है, डीएनए, प्रोटीन, सारी चीजें अच्छे से बनी है कि नहीं बनी वो चेक करना। कैंसर इज अ डिजीज इन विच बॉडी स्टार्ट्स डिवाइडिंग अनकंट्रोलिंगली एंड दिस इज यूजुअली हैपन्स ड्यू टू द म्यूटेशन, जिसको हम चेंजेस बोलते हैं, in DNA which damage the normal control of the cell cycle. As a result, cell keeping dividing repeatedly and form a tumor that is a mass of abnormal cells. समझ आया, वही हमने बोला, कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर म्यूटेशन, जो हमारा डीएनए वो अच्छे से बना हुआ नहीं होता, फिर भी जो सेल है वो डिवाइड करता रहता है और एबरेंटली अनकंट्रोलेबल डिवाइड करता है। और जो सेल साइकिल है वो डिसीजन नहीं ले पाती कि ज़रूरी है कि नहीं, वो फिर भी डिवाइड करती है करती है करती है। ठीक है, तो वो लास्ट में एक ट्यूमर बना लेते हैं जो एक मास ऑफ एबनॉर्मल सेल्स होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं बेनिन ट्यूबर और मैलिग्नेंट ट्यूबर। जो बेनिन ट्यूमर है वो एक प्लेस पे रहता है, ठीक है, और वो स्प्रेड नहीं करता। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो दूसरे जो नियर बाय टिश्यूज रहते हैं उनके अंदर जाता है, उनको भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और दूसरे जो है उन दूसरी जगह जो मतलब बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है उनमें स्प्रेड होता है। कैसे स्प्रेड होगा, थ्रू द ब्लड और थ्रू द लिम्फ, दिस इज स्प्रेड, और उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टैटिस।
ओके बच्चों, सो हमने जो हमारा सेल साइकिल के 2 पार्ट होते हैं, इंटरफेस और सेल डिवीजन, आपको 9th क्लास में एज पर फ्री फाउंडेशन ऑल्सो यू हैव टू स्टडी ओनली द माइटोसिस और मियोसिस। तो हमने माइटोसिस और मियोसिस खत्म कर दिए हैं। अगर ये सही से काम ना करे तो कौन से डिजीज होती है, वो कैंसर होती है, वो भी हमने कवर कर ली है। तो हमने पूरा जो सेल का चैप्टर है उसका कवर कर लिया है। सेल का इंट्रोडक्शंस वगैरह, कहाँ से रिसर्च हुआ, उसके सेल ऑर्गेनल सारे हमने पढ़ लिए थे, और ये भी अभी ख़त्म कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू। ओके, सो अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, सो चलो बाय बाय, थैंक यू।